तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको क्या बताने वाले हैं और क्या समझाने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो को नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के पेपर का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। सेट नंबर 2 यानी इसका नाम क्या है, 346 FU। ठीक है, यह समय 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय दिया जाएगा और यह देखिए प्रथम सेट के अनुरूप आपका होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो सभी लोग आप लोग जाइए वहां पे पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, देखिए खंड अ की बात करेंगे। खंड अ आपके लिए है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपको इसका पूरा सोल्यूशन बताएंगे और इसको कहाँ पे करेंगे? बोर्ड की कॉपी पर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने कुछ बोर्ड की कॉपी दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड की कॉपी आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोर्ड की कॉपी आपको मिलेगी। इसमें ध्यान दे लेना है यहाँ पर आपको कि केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पे लगी होनी चाहिए और केंद्र की मोहर आपको यहाँ पर लगी होनी चाहिए। दो मोहर आपकी लगी होनी चाहिए, तभी आपकी कॉपी क्या मानी जाएगी? लीगल तरीके से लीगल मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको कॉपी कितना होगी? पृष्ठ सहित 28 कवर आपको मिलेगा। ठीक है, ये हमारी इंटरमीडिएट की परीक्षा की कॉपी है। ठीक है, बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी विभाग में अपना नाम न लिखें। ठीक है, और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले किसमें? परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। यानी कि जो हमारे केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, निम्नांकित 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 6 तक के आपको ध्यान दीजिएगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो है अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे क्या है? शब्दों में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंकों में आपको लिखना है, यहाँ पे शब्दों में लिखना है। और यहाँ पे देखिए विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको विषय लिखना है। विषय क्या है? भौतिक विज्ञान। प्रश्न पत्र की बात करेंगे, प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे डाल देना है और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यहाँ पर आपको डालना है। जैसे 346 FU है तो आपको 346 FU डाल देना है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आपको डालना है परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली और परीक्षा केंद्र का नाम। जहाँ भी परीक्षा होनी है वहां पर केंद्र का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, और कक्ष निरीक्षक भरें, जो कक्ष निरीक्षक है यहाँ पे आपको उनको भरना होगा। ठीक है, उपर्युक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण, किसका? उपर्युक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण। ठीक है, तो परीक्षा कक्ष संख्या क्या हो जाएगी? एग्जाम रूम नंबर क्या है? और कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम हो स्पष्ट हस्ताक्षर। ठीक है, तो कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम और उसका हस्ताक्षर आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, जो जहाँ ये आपको नहीं भरना है, ये आपको जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो ये चीज भारी भरेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके सामने मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में देखिए खंड आपको मिले, खंड वाइज जो क्वेश्चन वो सारे मिलेंगे। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? एक आवेश निकाय, क्या एक आवेश निकाय में आवेश Q1 एवं Q2 कुछ दूरी पर है। किसमें? एक आवेश निकाय में आवेश Q1 एवं Q2 कुछ दूरी पर है। एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है। मान लीजिए कोई हमारा आवेश है Q3, इसके निकट लाया जाता है और ध्यान दीजिएगा, निकट लाने के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा? आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला जो बल है क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, आवेश Q3 की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आपको कॉपी में बताएं कॉपी में कैसे लिखना है, तो आप सभी लोग बस हमारे साथ बने रहेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है। मान लीजिए कोई हमारा तार है, उसमें 2 एम्पीयर की धारा है, 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी, तार है उसमें प्रवाहित जो आवेश की मात्रा है वो क्या होगी? आप सभी लोग फार्मूला मालूम होगा
Q बराबर आई टी। तो Q बराबर आई टी यानी कि यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, I का मान कितना दिया है 2 और T का मान कितना दिया है 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा I इंटू टी यानी कि 2 जा 4, आपका क्या आ जाएगा 4 गुलाम आपका आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, अभी काफी मैं आपको लिख कर बता देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं होती। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती वह उत्पन्न नहीं होती हैं स्थिर आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, अवमंदित आवेश द्वारा, एक समान वृत्तीय गति करते आवेश द्वारा। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे पर बच्चों, स्थिर आवेश द्वारा। किसके द्वारा, स्थिर आवेश के द्वारा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह संभव नहीं है यदि प्रकाश का गमन होता है। यदि प्रकाश का गमन होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। वायु से जल में, जल से वायु में, कांच से जल में या कांच से वायु में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कांच से जल में। क्या होगा, कांच से जल में आपका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं होगा जब प्रकाश का गमन होता है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, परावर्तिक आंतरिक परावर्तन यानी कि आपका हो गया परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक होता है। जो परावर्ती दूरदर्शी होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें अभिदृश्यक होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या प्रिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला देखिए, किसी धातु सतह से, मान लीजिए कोई हमारा धातु की सतह है, सतह से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करने वाले, जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है करने वाले विकिरण की आवृत्ति में वृद्धि करने पर, जो विकिरण है उसकी आवृत्ति में वृद्धि करने पर क्या होगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो यहाँ पर देखिए, अब आपको हम कॉपी पर ले चलते हैं, कॉपी पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको कॉपी देख लेनी है। कॉपी में देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको टका डालना है, खंड को जरूर से जरूर डाल देना है, ठीक है। इसको अगर आप मिस करेंगे तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। खंड अ की बात करेंगे तो प्रश्नोत्तर नंबर संख्या यहाँ पर एक का क में देखिए, जो आपका आंसर हमने आपको बताया वो सारे आंसर यहाँ पे लिखे हुए। पहले में क्या था, अपरिवर्तित रहेगा, दूसरे में 4C, तीसरे में स्थिर आवेश द्वारा, चौथे में कांच से जल में, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे की बात करेंगे अवतल दर्पण। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसी तरीके से कॉपी में, आपकी बोर्ड कॉपी में लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हम बात करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो अगर हम आपको बताना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, देखिए खंड प्रश्न संख्या 1 का च में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इसका भी हमने आपको बताया। अब देखिए हम खंड ब की बात करेंगे, किसकी, खंड ब की बात करेंगे। तो खंड ब में देखिए दूसरे के क नंबर की बात करेंगे, तो इसमें देखिए निम्नलिखित तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन तरंगों की किसमें तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं, क्या हो जाएगा, यक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, तरंगे और दृश्य तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे, ठीक है। ये आपका बढ़ता हुआ क्रम आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 ओम के प्रतिरोध एवं 2 मिली हेनरी के प्रेरकत्व से जुड़ी है। तो परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। किसका, परिपथ की परिबाधा का मान आपको निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर Z बराबर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर प्लस 4 पाई का स्क्वायर इंटू 50 इंटू 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है, आपका हो जाएगा। तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 50 ओम, कितना हो जाएगा, 50 ओम, ठीक है, आपका ये हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, किसी संधारित्र को एक बैटरी के द्वारा आवेशित किया था। मान लीजिए कोई हमारा क्या है, संधारित्र है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, एक आवेशित किया जाता है। क्या संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्त ऊर्जा के बराबर होगी, कारण सहित आपको उत्तर देना है, ठीक है।
तो किसी संधारित्र को एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। क्या संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्त ऊर्जा के बराबर होगी? कारण सहित आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 2 के ग की बात करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, v बराबर क्यू इंटू वी, या v बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल v बराबर क्यू इंटू वी और कैपिटल V बराबर 1/QV। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए QV से QV कैंसिल हो जाएगा। देखिए इनका अनुपात जो होगा संधारित्र बैटरी की ऊर्जा का अनुपात जो हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ QV/QV। तो यहाँ पे QV से QV कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हाफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर संख्या नंबर घ की बात करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए देखिए 8 वोल्ट ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपका डायोड है। ठीक है, और यहाँ पर एक आपको अर्थिंग लगा हुआ है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि डायोड की अभिनित की प्रकृति बताइए। इस डायोड की अभिनित की आपको प्रकृति बताना है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए अग्र अभिनित की बात करेंगे। जब डायोड अग्र अभिनित में होता है तो जो उसका पी वाला सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है और जो एन का सिरा होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, और अगर अब जो हमारा डायोड है अगर पश्च अभिनित में रहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसका पी वाला सिरा निगेटिव रहेगा और एन वाला सिरा पॉजिटिव रहेगा। ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए 2 के अंगे की बात करेंगे तो निकट दृष्टि दोष वाली आंख द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति हैं उनको पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। जो नेत्र का दूर बिंदु है वह अनंत पर न होकर वह कम दूरी पर आ जाता है। इसे दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। दोष के जो कारण है निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिसकी फोकस दूरी कम हो जाए, यानी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए और जिसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले की लंबापन क्या हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का लंबापन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है कि यहाँ पर आपको दिया है कुछ परमाणु नाभिकों की संरचना निम्न प्रकार है, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों का कारण सही चयन कीजिए। तो देखिए 8p + 8n, 8p + 9n, 18p + 22n और 20p + 20n। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा समस्थानिक है और कौन सा समभारिक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो आपको देख लीजिए यहाँ पर आपके लिए सॉल्विंग है। तो संभारिक 8p + 8n तथा 8p + 9n। ठीक है, और समस्थानिक की बात करेंगे तो 18p + 22n तथा 20p + 20n। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। आगे देखिए अगर स नंबर की बात करेंगे तो स नंबर क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 के क की बात करें। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, वह पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु का विभव, यानी वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का जो विभव है समान रहता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, चलिए समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समविभव पृष्ठ में एकांक धन आवेश परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्योंकि आपका वहां पर अगर कोई समविभव पृष्ठ है तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ जाइए कि वहां पर अगर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो हमें कोई कार्य वहां पर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम आगे आपको बताते हैं, आगे समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 के घ की बात करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था में है, अंततः यह सामान्य अवस्था में लौटता है। उत्सर्जित होने वाली सभी संभावित वर्ण रेखाओं को चित्रित कीजिए, इनकी संख्या का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है,
अब देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ फिगर दिख रहा होगा, ये आपका मूल है, ये प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ठीक है। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो संख्या है n बराबर n इंटू n माइनस 1/2, 4 इंटू, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम तीसरे जो तृतीय है उसका क्या है 4 है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 यानी 6 आपका आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आगे आपको बताते हैं अगला क्या होगा। अब देखिए हम बात करने वाले हैं तीसरे घ की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन को समान विभव पर त्वरित किया गया है, जिसका वे संवेग किसका संवेग कम और संबंध की दीपावली तरंगदैर्घ्य अधिक होगी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया है क्या, दिया है h बराबर 6.62 इंटू 10⁻34 और e बराबर कितना दिया है hc/v इंटू ई, ठीक है। और यहाँ से c बराबर कितना है 3 इंटू 10⁸, v बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5 इंटू 7 और e का मान सभी को मालूम ही है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए e बराबर क्या हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, ठीक है, अपान 5 इंटू 10⁻7 ये आपका मान रख देंगे और e का मान 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। और यहाँ से 6.62 इंटू 3/5 इंटू 1.6 कितना 5 इंटू 1.6 आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम खंड द की बात करें, खंड द में देखिए आपका आ जाएगा, खंड द में चौथे का नंबर बात करेंगे, ठीक है। चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को समझाइए। क्या समझाता है, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को समझाइए, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। धारामापी को वोल्टमीटर में रूप में आप कैसे प्रयुक्त करेंगे, किसको, धारामापी को वोल्टमीटर के रूप में आप कैसे प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या है कि चल कुंडली धारामापी, क्या चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता, जब चल कुंडली धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, किसमें, जब कल चल कुंडली धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जो विक्षेप उत्पन्न होता है, किसमें, कुंडली में जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसे धारा सुग्राहिता या चल कुंडली धारामापी कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता या चल कुंडली धारामापी कहते हैं। इसे φ/I से प्रदर्शित करते हैं, किससे, φ/I से प्रदर्शित करते हैं। तो φ/I = NAB/K, क्या हो जाएगा NAB/K, ठीक है। ये हमारा क्या है नर्म लोहे का क्रोड है, ठीक है। और यहाँ से आपको अस्थायी चुंबक यश मिलेगा, इधर यन मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से पैमाना हो जाएगा, ये संकेतांक आपका हो जाएगा, आपका धुरी बीच में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। 4 के ख की बात करें, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर क्या है, मीटर सेतु का सिद्धांत लिखिए। मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु तो आवश्यक प्रतिरोध परिपथ आरेख बनाइए, ठीक है। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित सिद्धांत पर इस ऐसा उपकरण है जिसमें अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, किसका, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसमें तांबे की 22 यानी 22 आकार की पट्टी तथा एक पट्टी आयताकार की होती है तथा इसमें 100 सेंटीमीटर कांस्टेंटन या मैग्नीज का तार लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर तथा गैल्वेनोमीटर, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक एवं कई सेल लगे होते हैं, ठीक है। अगर इसके यश की बात करें, यश बराबर क्या हो जाएगा R × 100 - L/L, ठीक है। ये हमारी कुंजी है, ये हमारा परिवर्ती प्रतिरोध है, यहाँ पर मैग्नीन के तार आपके लगे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है ज्ञात प्रतिरोध है, ये हमारा क्या है अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ का आपको डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रकाश संवेदी सतह पर आपतित, यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो ट्रांसफार्मर होता है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है, किस पर,
अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा ज्यादा किया जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ज्यादा, ठीक है, कम अथवा ज्यादा किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं। जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं। दृष्ट धारा या विभव के परिवर्तन में नहीं। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ये दृष्ट धारा के परिवर्तन में काम नहीं आते हैं, ये सिर्फ डायरेक्ट धारा के काम में आते हैं परिवर्तित करने के, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा के बदलने के लिए काम आते हैं, उसके विभव को कम या ज्यादा करने के लिए, यानी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना होगा। और ध्यान दीजिए, कार्यविधि की बात करेंगे तो जिसमें देखिए, जिसके विद्युत वाहक बल को परिवर्तित करना, ठीक है, जिस विद्युत वाहक बल को परिवर्तित करना होता है उसे सदैव प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। तब जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रत्येक चक्कर में क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। आगे देखिए, हानि की बात करें, कौन कौन सी हानियां इसमें होती हैं। तो पहला क्या है, तांबे में हानि होती है। दूसरा, भंवर धाराओं में हानि। तीसरा, शैथिल्य हानि। चौथा, फ्लक्स हानि। क्या? फ्लक्स हानि, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। आगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन देखिए, 4 की अगर घ की बात करेंगे तो 4 का घ आप लोग को देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 4 के घ की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आंसर आपका क्या आ जाएगा, 7.750 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन अंगा नंबर की बात करेंगे, ठीक है। ऊर्जा बैंड के डायग्राम के आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड के डायग्राम के आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुचालक। कुचालक क्या हो जाएगा, जिसमें से आवेशों का प्रवाह संभव नहीं उसे कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। जिसमें आवेशों का प्रभाव संभव नहीं होता है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें यही कह रहा है कि चालक, कुचालक और अर्धचालक को समझाइए, ठीक है। तो कुचालक किसे कहते हैं, जिसमें से आवेशों का प्रवाह, जो आवेशों का प्रवाह है वो संभव नहीं होता है, उसे कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। देखिए, अविरोधकता उच्च 10⁻11 ओम मीटर से 10⁻19 ओम मीटर, चालकता निम्न, सिग्मा बराबर 1/ρ, ठीक है, इसका होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम हो जाती है, चालकता बढ़ जाती है, जैसे कागज, कांच, रबड़, एवोनाइट की छड़ आदि, ठीक है। अब देखिए चालक की बात करेंगे, चालक किसे कहते हैं, तो आवेश का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं। जिसमें अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपने सामने देख लीजिएगा, जिस तार के द्वारा आपके घरों में लाइट आती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लाते हैं लाइट, उस तार को हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। उसमें जो मटेरियल यूज होता है उसकी चालकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा उच्च होती है, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने की दर होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो वही कह रहा है कि आवेश का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं। प्रतिरोधकता निम्न 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻8 ओम मीटर, चालकता उच्च की बात करेंगे, और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अर्धचालक की बात करेंगे, तो वे पदार्थ जिसकी चालकता चालकों से कम, वे पदार्थ जिसकी चालकता चालकों से कम वह कुचालकों से अधिक हो, अर्धचालक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता क्या हो, चालकों से कम हो, वह कुचालकों से अधिक हो, अर्धचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ρ = 10⁻6 ओम मीटर से 10⁵ ओम मीटर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, कम हो जाती है। ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या जाती है, कम हो जाती है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 3 अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए। 5 × 10⁻6 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने, किसमें, ब्रिटिश वैज्ञानिक, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 3 अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए।
ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन दे रखा है 5 × 10⁻⁶ मीटर तरंग दैर्ध्य वाली चुंबकीय तरंग के क्षेत्र का, ठीक है, क्षेत्र की आवृत्ति आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन से, ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सन 1865 में केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर, किसके आधार पर, गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब कि भी किसी परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। ठीक है, अगर हम अभिलक्षण की बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है मेरे प्यारे बच्चों, किसके द्वारा, त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा, त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। और देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चीज है आपके लिए, अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है, इन तरंगों के संचरण के लिए, मान लीजिए इसकी तरंग है, इनके संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसके, किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगों के संचरण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, इनके संचरण के लिए आप किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे जो होती हैं निर्वात अथवा मुक्त स्थान में, कहाँ पर, निर्वात अथवा मुक्त स्थान में v = u0 वेग से चलता है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन क्या था हमारा, 5 × 10⁻⁶ मीटर तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति आपको ज्ञात करना। तो आवृत्ति कैसे निकलेगी, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। लैम्डा बराबर कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁶ दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एफ, यानी कि f बराबर लैम्डा/c। तो c बराबर यहाँ पे देखिए, अगर आप सभी को मालूम है 3 × 10⁸, यहाँ पे +8 आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको +8 लिखना है कि -8 कर दीजिए आप। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे f बराबर लैम्डा/c, लैम्डा का मान मालूम है कितना, 5 × 10⁻⁶, और c का मान मालूम है 3 × 10⁸। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻�6 और -8 -14 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻13। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 × 10⁻⁻13। ठीक है, आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे तो भूचुंबक, यानी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका लिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों को परिभाषित कीजिए, किसको, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के घटकों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी होती है, जो पृथ्वी होती है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इसे कोर, मेटल, क्रिस्टल, तो इसके कोर वाले भाग पर पिघली हुई अवस्था में भारी मात्रा निकलकर और कोबाल्ट वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि जिसके कोर वाला भाग है, इसमें जो पिघली अवस्था में भारी मात्रा में जो कोबाल्ट है वो निकलकर वृत्ताकार कक्षा में क्या कहते हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जिसके कारण इसके क्रिस्टली वाली सतह पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यह पृथ्वी के पूरे भूभाग पर होता है। क्या होता है, पृथ्वी के पूरे भूभाग पर होता है। ठीक है, पृथ्वी के दक्षिण दिशा में उत्तरी ध्रुव का निर्माण होता है, जो पृथ्वी का दक्षिणी सिरा है, दिशा है, उसमें उत्तरी ध्रुव का निर्माण होता है, तथा उत्तर दिशा में दक्षिणी ध्रुव का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के किन्हीं 3 अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁶ मीटर वाली, कितना, 5 × 10⁻�6 वाली आपका क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, विवर्तन का अर्थ समझाइए, किसी पतली झिर्री से प्राप्त प्रकाश के विवर्तन प्रारूप में तीव्रता वितरण वक्र बनाइए, झिर्री की चौड़ाई दुगुनी करने पर फ्रिंजों की चौड़ाई एवं तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो विवर्तन का अर्थ क्या होता है, प्रकाश के अवरोध के किनारों, क्या, प्रकाश के अवरोध के किनारों थोड़ा मुड़कर उनकी छाया में प्रवेश की घटना को, किसमें, जो प्रकाश के अवरोध के किनारे हैं थोड़ा मुड़कर उनकी छाया में प्रवेश की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, फ्रेनेल विवर्तन और
फ्रांस हाफर विवर्तन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए, फ्रिंज चौड़ाई की बात करेंगे तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है, यम और m+1 की दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज ओ से दूरियां क्रमशः xm तथा xm+1 हो तो डेल्टा, ठीक है, यानी कि डेल्टा लैम्डा अपान डी अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर xm बराबर m डेल्टा लैम्डा अपान डी, m और m+1वीं दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी होगी। ठीक है, और देखिए xm+1 माइनस xm बराबर m+1 डेल्टा लैम्डा अपान डी या m डी लैम्डा अपान डी बराबर डी लैम्डा अपान डी, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 5 की बात करेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इसका हम आपको सॉल्व करते हैं। तो 5 देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरीके से है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, किसमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, स्थित ऊर्जा का अधिकतम मान कब प्राप्त होगा, जो स्थितिज ऊर्जा है इसका अधिकतम मान कब प्राप्त होगा आपका। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, मान लेते हैं कोई हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसमें प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम के आवेश, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश कूलाम के आवेश हैं, एक दूसरे से 2l मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने मीटर की दूरी पर, 2l मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक क्या है, किसी मान लीजिए ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावर्तनांक क्या है, k है। द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O और R मीटर की दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसका सलूशन हमने आपको चैनल पर करवा रखा है, तो आपको देखिए इसका सलूशन क्या आएगा उसको आपको लिख लेना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इसके सलूशन की बात करेंगे तो आपको सलूशन कर लेना कितना आएगा, ई बराबर 1/4πε0 के 2p/r³ यानी न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 5 के अंगा की बात करें। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखकर इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों को समझाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आइंस्टीन का समीकरण क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर किया। किसके आधार पर, प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर इस प्रकार दी कि जब कोई फोटान धातु, मान लीजिए कोई हमारा फोटान धातु है कि प्लेट पर गिरता है तो वह अपनी समस्त ऊर्जा के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है तथा ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से बाहर निकलने में व्यय हो जाता है। ठीक है, और जो धातु का कार्यफलन कहलाता है, क्या कहलाता है, धातु का कार्यफलन कहलाता है तथा शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। जो शेष ऊर्जा है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हाफ mv² मैक्स बराबर h इंटू v माइनस v0। ठीक है, इस समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गॉस का प्रमेय, देखिए अगला क्वेश्चन यही है कि खंड यह की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 6 की बात करेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी गॉस के प्रमेय को लिखिए। इस प्रमेय का उपयोग एक समान आवेश वाली अनंत अचालक आवेशी चादर कारण किसी निकट बिंदु क्षेत्र की तीव्रता सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व, पहले गॉस का प्रमेय हम आपको बता देते हैं, उसके बाद सॉल्विंग आप लोग देख लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गॉस की प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, जो गॉस का प्रमेय है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, क्या, निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा संबंध उस पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच, क्या, कुल वैद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। इसके अनुसार
किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत करती है। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो देखिए यही आपका मेन होता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर E बराबर σ/2ε0, ठीक है, आपका हो जाएगा। चलिए, बायो-सेवर्ट का नियम आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगला यही है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, इसका व्यंजक आपको हम बता दे रहे हैं, आपको देख लेना है। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालकों द्वारा, किसके द्वारा, धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश डेल्टा एल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान डेल्टा V निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन सी वो बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए वो बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको कुल मिलाकर सूत्र क्या आएगा उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। म्यू बराबर बी बराबर म्यू0 एल स्क्वायर आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू0 एन एल आर स्क्वायर अपान 2 इंटू आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अपान 3/2। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, यंग का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है, यंग का प्रयोग। तो ध्यान दीजिएगा, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग से प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई हेतु गणितीय सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। दोनों झिर्रियों के बीच दूरी घटाने पर व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो गणितीय सूत्र है आपको कुछ इस तरीके से देखिए, आपको मिल जाएगा विद्या में, आज तो हम सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। क्या आएगा आंसर, आपका आएगा डेल्टा बराबर YD अपान कैपिटल D। ठीक है, आपका ये आंसर आ जाएगा, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो आपके लिए देखिए कॉपी में आपको सॉल्व करवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको बस सॉल्व करते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, PN संधि से हमें अवक्षय परत क्यों बन जाती है, उपयुक्त आरेख की सहायता से व्याख्या कीजिए। अवक्षय परत की चौड़ाई पर प्रभाव लिखिए यदि संधि एक अग्र अभिनत और दूसरी पश्च अभिनत हो तो। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, पी संधि डायोड को बाह्य बैटरी के दो विभिन्न प्रकारों से जोड़ा जा सकता है जिन्हें अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत कहते हैं। देखिए आपको इसके बारे में पहले हमने आपको बता रखा है। जब हम देखिए अग्र अभिनत कब होगा, जब हम डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो वो जो डायोड होता है वो अग्र अभिनत में काम करता है। अगर यही विपरीत पश्च अभिनत की बात कर लें मेरे प्यारे बच्चों, तो जब संधि के डायोड को पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को धन प्लेट से जोड़ा जाता है, तो संधि पश्च अभिनत कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये देखिए आप फिगर भी देख सकते हैं, फिगर आपके लिए है। यहाँ पे देखेंगे जो पी का क्षेत्र है उसको प्लस से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, अगर अभिनत में हो जाएगा। ये बैटरी देखिए ऋण सिरा है, तो ऋण सिरे जब जोड़ेंगे तो ये पश्च अभिनत आपका हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आई होगी। और देखिए इसी तरीके का सोल्यूशन अगर आपको लेना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे मॉडल पेपर आपके सॉल्व करवाए जाएंगे एग्जाम तक में, तो आपको सभी का मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप जरूर इसको शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको हम और भी बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।